मौलिक अधिकार के बारे में हम यहाँ देखेंगे तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा अपने नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया गया था। इसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। और आधुनिक विश्व के बारे में बात करें तो अमेरिका एक ऐसा देश है, विश्व का पहला देश है जिन्होंने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया था। भारत संविधान की बात करें तो भारत जो है संविधान की सभा में मौलिक अधिकार को लेकर दो समितियों का गठन किया गया था। पहली समिति जो थी वह मौलिक अधिकार समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरी समिति बनी थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो इस तरह से भारत में अगर संविधान में बात करें कि मौलिक अधिकारों के विषय के ऊपर संविधान में कितनी चर्चा हुई थी, तो मौलिक अधिकार के ऊपर लेकर संविधान में 38 दिन की चर्चा हुई थी। कितने दिन की चर्चा हुई थी? 38 दिन की चर्चा हुई थी। ठीक है। मौलिक अधिकारों पर विचार किया गया किसको लेकर? जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो मौलिक अधिकारों के विषय पे 38 दिनों तक चर्चा हुई, तब जाके भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का बात रखा गया था। और मौलिक अधिकारों के लिए जो आर्टिकल तैयार किया गया था, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के भाग को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था। जब मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान बन रहा था उस समय मौलिक अधिकार बनाए जा रहे थे, उस समय मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकारों का शामिल किया गया था। लेकिन अब वर्तमान समय में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। ठीक है, क्योंकि एक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार वो हट गया है। अगर बात करेंगे कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारत में मौलिक अधिकार को अमेरिका से ग्रहण किया गया, क्योंकि विश्व का पहला ही देश था अमेरिका जिसने मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा किया था। अगर मौलिक अधिकार के नेचर की बात करें कि मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या थी, तो मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? नकारात्मक है। अगर क्यों कहा जाता है मौलिक अधिकार को नकारात्मक प्रकृति वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों के राज्यों के विरुद्ध दावे हैं, यानी कि नागरिक जो है वो राज्य के विरुद्ध दावा कर सकता है, इसलिए मौलिक अधिकार को नकारात्मक प्रवृत्ति का माना गया है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है उसका सकारात्मक पक्ष है। ठीक है, नेचर जो होती है। और इसे भाग 3 को संविधान में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार की प्रकृति के बारे में हमने देख लिया। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 को आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आर्टिकल 32 को आत्मा किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। प्रस्तावना को आत्मा किसके द्वारा कहा गया? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है। और भाग 4 को आत्मा किसके द्वारा कहा गया? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान का मेरुदंड अनुच्छेद 21 को किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। पूछ देगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का मेरुदंड कहा जाता है? तो 21 को भारतीय संविधान का मेरुदंड कहा जाता है। और यह बात किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 32 को प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला, यानी आर्टिकल 32 को प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला किसने कहा? तो गजेंद्र गडकर ने कहा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की, क्योंकि आर्टिकल जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल की शुरुआत होती है वो कितना से होती है? 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। तो आर्टिकल 12 में क्या है? तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया है, जिसमें संघ, सरकार व सांसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, स्थानीय व अन्य प्राधिकार, ये बात उसमें कही गई है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में है
13(1) में 26 जनवरी 1950 को ये चीज़ वर्णित किया गया है आर्टिकल में, जिसमें क्या है जोड़ा गया कि संविधान के लागू होने से पहले की विधि मौलिक अधिकार सीमित, जिसे आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब मूल संविधान बन रहा था, ठीक है, अगर संविधान से पहले की विधि अगर उसमें शामिल हो रही है और देखा जाएगा कि अगर मौलिक अधिकार उसे प्रभावित हो रहा है, तो पिछले का जो संविधान है वो विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और वहाँ तक आच्छादित की जाएगी उस संविधान में जहाँ तक मूल संविधान मौलिक अधिकार सीमित न हो। 13(2) में क्या वर्णित किया गया है? 13 में पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। पृथक्करण का सिद्धांत इस तरह से लागू होता है कि अगर कोई विधि बनाई जा रही है, ठीक है, अगर उससे मौलिक अधिकार को सीमित कर रहा है तो या तो उस लेवल तक उसको पृथक करके किया जाएगा कि जिस तरह से मौलिक अधिकार के संविधान को सीमित न करे। 13(3) में है विधि की परिभाषा दी गई है, जिसमें संसद का कानून है उसमें, ठीक है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 13(a) का जो लिखा हुआ कि संविधान के लागू होने से पूर्व कोई विधि है एवं वो विधि मौलिक अधिकारों को सीमित करती है तो विधि शून्य हो जाएगी और मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे। अनुच्छेद 13(2) संविधान के लागू होने के बाद ही कोई विधि है और विधि मौलिक अधिकारों को सीमित करती है या तो वो विधि शून्य हो जाएगी या उस सीमा तक प्राधिकारों पृथक हो जाएगी जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का सीमित किया जा रहा था। विधि की परिभाषा दिया हुआ है। संसद एवं विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, किसी भी प्रकार का नियम, विनिमय, अधिसूचना एवं ऐसी प्रथा जो विधि को प्रभावी बनाती हो विधि की परिभाषा में शामिल होगी। संविधान संशोधन विधि की सब परिभाषा में शामिल है अथवा नहीं, इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए थे, यानी कि जो एक वाद के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान संशोधन की विधि में जो परिभाषा दी गई है वो किस वाद में शामिल होता है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिए थे। तो पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जो ये वर्णन दिया गया था 1951 में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा रहा है। यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में इन्होंने केस किया था मूल संविधान को लेके। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, यानी कि संविधान संशोधन जो है वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा वाद है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इसमें भी वही बात की गई थी जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के बात में वर्णित की गई थी, वही बात की संविधान संशोधन विधि में, जो संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिए अतः संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन भी विधि की परिभाषा में शामिल है, अतः संविधान संशोधन करके भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। चौथा दिया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1975। अध्यक्षता केशवानंद भारती वाले केस में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अध्यक्षता SM सीकरी की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। यह अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है, जिसमें कुल 13 न्यायालय थे,
13 न्यायालय नहीं 13 न्यायाधीश थे एवं 7 से 6 से निर्णय किया गया था ये। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक माना एवं साथ ही कहा कि संविधान में कहीं पर भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। नोट: संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में दिया था। अब बात करेंगे समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से जो 18 है। ठीक है। विधि के समक्ष समानता, किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति नकारात्मक है जो ब्रिटेन में देखने को मिलती है। वहीं विधि का समान संरक्षक के समान के साथ समान व्यवहार, और यह प्रकृति कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिका में। यह प्रकृति सकारात्मक प्रकृति कहलाती है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान का कहने का मतलब कि सही प्रक्रिया का पालन करना। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, अमेरिका, इसका उद्देश्य पवित्र हो। समानता का अधिकार 14 से 18। कानूनी समानता, विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता के अपवाद, विधि के समक्ष समानता के अपवाद किस में देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति व राज्यपाल का विशेषाधिकार, 105 में सांसदों एवं महान्यायवादी के विशेषाधिकार और 194 में विधायकों एवं महाधिवक्ताओं के विशेषाधिकार देखने को मिलते हैं, जो समता का अधिकार का खंडन या अपवाद देखने को मिलता है 3 आर्टिकल में। पूछ देगा क्वेश्चन की समता के अधिकार में कितने आर्टिकलों में अपवाद देखने को मिलता है? तो 3 आर्टिकल कौन कौन सा? 361, 105, 104। 361 में किसका है? राष्ट्रपति व राज्यपाल का विशेषाधिकार है। 105 में सांसदों एवं महान्यायवादियों के विशेषाधिकार है और 194 विधायकों एवं महाधिवक्ताओं का। अब सामाजिक समानता की बात करेंगे। 15 में 6 आर्टिकल हैं। ठीक है। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6). तो 15(1) क्या कह रहा है कि 15(1) कह रहा है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। 15(2) किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(3) राज्य महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। चंपकन दोरई बनाम मद्रास राज्य 1951 में मद्रास राज्य में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। 15(4) में क्या कहा गया कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य वर्गों के हेतु राज्य विशेष प्रावधान करेगा। यह आर्टिकल किस में है? 15(4) में है। 15(5) में 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया, जो जनवरी 2006 से लागू हुआ। इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति हेतु शिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय राज्य विशेष प्रावधान करेगा, यानी कि आर्टिकल 15(5) में जोड़ा गया था। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय दिए गए आरक्षण को संवैधानिक माना है। 15(6) में 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय राज्य विशेष प्रावधान करेगा। तो ये था 15 में। अगर हम 15 को ध्यान से देखें तो 15 में जो सामाजिक समानता की बात कही गई है उसमें 6 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ध्यान देना कि पहला जो है वो शामिल था 15(1) में कहा गया कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं होगा। तीसरा में क्या किया गया कि राज्य महिलाओं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, जिसमें
एक वाद भी देखने को मिलता है, चंपकन दोरई, यानी पूछ देगा कि चंपकन दोरई बनाम मद्रास राज्य 1951 किस वाद में देखने को मिलता है, तो राज्य महिला एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान में देखने को मिलता है। 15(4) ये जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। 15(4) को जोड़ा गया। 15(4) को किसके द्वारा जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य वर्गों के हेतु राज्य क्या करेगा, विशेष प्रावधान करेगा। 15(5) जो है ये जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा, और ये 2006 से लागू हुआ। और इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति हेतु शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय राज्य विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है। और 6 में क्या जोड़ा गया, 6 में जोड़ा गया था कि 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय राज्य विशेष प्रदान करेगा। वहीं जो EWS की बात करते हैं। अशोक कुमार बना भारत संघ 2008 इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समय दिए गए आरक्षणों को संवैधानिक माना था। किसमें है, 15(5) के वाद में शामिल है। अब बात करेंगे 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। 16 का 1 है कि भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में एक समान अवसर प्राप्त होंगे। 16 का 2 किसी भी नागरिक साथ लोक नियोजन में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, वंश, कर्म, जन्म स्थान एवं निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 का 3 है राज्य लोक नियोजन में निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे 98वें संविधान संशोधन 2013 के द्वारा कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र में निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान किया गया। 16 का 4 सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है सरकारी नौकरी में, विशेष प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संविधान के लागू होने के बाद ही सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान कर दिया गया। अनुच्छेद 340 में प्रावधान था कि पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है। 1953 में राष्ट्रपति के द्वारा काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। 1979 में पीपी मंडल का आयोग विदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। 1991 में बीपी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष प्रावधान किया गया। इंदिरा साहनी वाद 1992 ओबीसी को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है क्योंकि ओबीसी को, और ये बात किसने कहा था, इंदिरा साहनी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाता और कहता है कि ओबीसी को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है क्योंकि ओबीसी को आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के आधार पर दिया गया है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन किया जाए। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को नियुक्ति के अलावा पदोन्नति में दिया गया आरक्षण उचित नहीं है। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 50% से बढ़ाया जा सकता है। क्रीमी लेयर को मलाईदार परत भी कहा जाता है। क्रीमी लेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग VR कृष्ण अय्यर द्वारा किया गया था। क्रीमी लेयर की पहचान हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष रामानंद मिश्र थे। वर्तमान में 8 लाख से अधिक वार्षिक आय, ग्रुप A व ग्रुप B के सरकारी अधिकारी, सेना में कर्नल व इसके समकक्ष अधिकारी क्रीमी लेयर में शामिल हैं। वर्तमान में क्रीमी लेयर सिद्धांत केवल ओबीसी में ही लागू है। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की बात कही है।
पदोन्नति में आरक्षण 1955 में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया गया, लेकिन 1992 में इंदिरा साहनीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि SC/ST वर्ग को पदोन्नति में भी आरक्षण लाभ प्राप्त होगा। 50वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि पदोन्नति में आरक्षण देते समय वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए। मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2020। इस वाद में पदोन्नति में दिया गया आरक्षण संविधान कर्तव्य न होकर सरकार का विवेकाधिकार है। बैकलॉग में आरक्षण 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा 16(4)B जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि बैकलॉग में आरक्षण देते समय यदि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाए तो इसे संविधान की उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। 16(5) किसी धर्म के लिए लोक नियोजन में आरक्षित सीटों का प्रावधान नहीं है। 16(6) 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें प्रावधान है कि लोक नियोजन में अधिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अस्पृश्यता का अंत 1995 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया। के महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें संशोधन की बात कही। उपाधियों का अंत राज्य शिक्षा व सेना के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक लगाएगा। का 2 यदि भारत का नागरिक विदेशी राज्यों से किसी भी प्रकार का उपाधि धारण नहीं करेगा। का 3 भारत का नागरिक भारत के बाहर किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है और विदेशी सरकार उसे उपाधि देना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। 18 का 4 यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी पद पर कार्यरत है, यदि विदेशी राज्य उसे उपाधि देना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। पद्म पुरस्कार इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। 1977 में पद्म पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया। 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा पुनः राज शुरू किया गया। बालाजी राघवन वाद 1996। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि पद्म पुरस्कार उपाधि न होकर केवल सम्मान है। ये समाज के उन लोगों को प्रदान किए जाएं जो क्षेत्र विशेष में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, लेकिन इनका नाम प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकते।